देखो, माना एक समतल तरंगाग्र, माना एक समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र ए बी, माना एक समतल तरंगाग्र ए बी, एक अपवर्तक पृष्ठ, एक अपवर्तक पृष्ठ बाई डैश पर बाई डैश पर तिरछा आपतित होता है, बाई डैश पर तिरछा आपतित होता है। तिरछा आपतित होता है, आपतित होता है। यह है तरंगाग्र, पृष्ठ भाग लिखो, यह है तरंगाग्र। पहले माध्यम, यह तरंगाग्र पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इस माध्यम में, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इस माध्यम में, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और इस माध्यम में तरंग की चाल, और इस माध्यम में तरंग की चाल v1 है, v1 वेग वाला वेग जो होता है v1 है। और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 तथा वेग v2 है। v2 है और ब्रैकेट में ना ऐसा लिख देना, जहां n1 जो है वो छोटा है n2, जहां n1 छोटा है n2, जिसका मतलब समझ जाना कि ये सघन और विरल का दर्शाता है। फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। जब यह तरंगाग्र, जब यह तरंगाग्र ए बी, जब यह तरंगाग्र ए बी जब यह तरंगाग्र ए बी पृष्ठ पर आपतित होता है, तो इसका सिरा आपतित होता है, तो इसका सिरा ए, इसका सिरा ए पृष्ठ पर पहले आपतित होता है, पृष्ठ पर पहले आपतित होता है। पहले आपतित होता है और इस तरंगाग्र, और इस तरंगाग्र पर स्थित, और इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक कण लिख देना, प्रत्येक कण, इस तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है। और हाइगेंस
के द्वितीयक तरंगिकाओं और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत अनुसार नई तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, नई तरंगिकाएं उत्पन्न करता है जो दूसरे माध्यम में B2 चाल से प्रवेश करती हैं, B2 चाल से चलती हैं, प्रवेश होती हैं, B2 चाल से संचरित होती हैं या चलती हैं, प्रवेश करती हैं, प्रवेश की जगह चलती लिखना ना, प्रवेश करती हैं, काटना पड़ेगा, होते संचरित होती हैं, प्रवेश नहीं करती हैं, चल पड़ी हैं यार, तो संचरित होती हैं या चलती हैं या चल रही हैं, ऐसा कुछ भी लिखो, मतलब चलने दो, संचरित होती हैं, हाँ काटो, संचरित होती, जहाँ तो इतनी स्पीड ना होती है बोलते लिख रहे हो यार, संचरित, कॉन्सेंट्रेट मत तोड़ो, चुपके से लिखता रहो, ये पूरा नहीं हुआ है, संचरित होती हैं, जैसे जैसे संचरित होती हैं, उसके बाद लिखेंगे फ्लश टू लगा लेंगे, जैसे जैसे कण, जैसे कण बी से बी डैश की ओर, ये देखना, देखो बी से बी डैश की ओर चलते हैं, बी से बी डैश की ओर चलते हैं, ठीक उसी समय बी से बी डैश की ओर चलते हैं, ठीक उसी समय तरंगाग्र ए, ये लिखना, ये तरंगाग्र ए के कण, तरंगाग्र ए कैपिटल ए बनाना है, ए के कण ए डैश की ओर गति करते हैं, जब तरंगाग्र का बी सिरा बी डैश पर पहुंचता है, जब तरंगाग्र का बी सिरा बी डैश पर पहुंचता है, बी सिरा बी डैश पर पहुंचता है, तो ए सिरा ए डैश पर पहुंच जाता है, तो ए सिरा ए डैश पर पहुंच जाता है, यदि पहले माध्यम में B1 चाल से, पहले माध्यम में B1 चाल से T समय में, B1 चाल से T समय में चली गई दूरी, स्मॉल t, चली गई दूरी कैसे लिखना है, बी डैश है, चली गई दूरी बी डैश है, बी डैश, अरे ये बी डैश है, बी डैश है, और दूसरे माध्यम में चली गई दूरी, रुको, दूसरे माध्यम में B2 चाल से चली गई दूरी, B2 शब्द ऐड करना है, B2 चाल से चली गई दूरी
चली गई दूरी। टी समय में ए डैश है, ए डैश है, चली गई दूरी ए डैश है, तब बी डैश से ए डैश पर एक अभिलंब खींचते हैं, तब बी डैश से ए डैश पर एक अभिलंब खींचते हैं जो तरंगाग्र ए बी की नई स्थिति को दर्शाता है, जिसे ए बी का नई स्थिति को दर्शाता है, जिसे ए बी का अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश कहते हैं, ए बी का अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश कहते हैं। देखो एक मिनट जरा, अभी खत्म नहीं हुआ, पहले समझ लो अब तक तुमने लिखा क्या है। तुम्हारा अच्छा खासा पेज तो भर गया होगा पूरा। सांस भी इतने तेज मत लेना है, देख लो इधर को, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये हमारे पास तरंगाग्र ए बी, याद रखना हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार हम अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। अपवर्तन की व्याख्या, अब जब हम अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं तो अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम अपवर्तन के नियम पता होने चाहिए। अपवर्तन के नियम है 2, ठीक है जी, सिर्फ 2 नियम है। पहला तो यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, ठीक है। पहला नियम हम बाद में सिद्ध करेंगे। दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, बहुत बार लिखा है तुमने, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, n2 अपॉन n1। अगर हम किसी सूरत से ये ले आए, तो हम कहेंगे कि अपवर्तन का दूसरा नियम जो है वो सिद्ध हो गया। इस तरीके से हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार हम अपवर्तन की व्याख्या कर देंगे। हमें ये लाना है, तो जी जब ये लेकर आना है तो एक त्रिभुज हमारे पास ये और एक त्रिभुज है ये, इन दोनों में अभी साइन वाइन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। वो तो अभी 2 लाइन का खेल है, लेकिन ये हुआ कैसे मैं वो बता रहा हूँ पहले, वो कोई बड़ा काम नहीं है। अब देखो उधर, ये इतना बड़ा कोई खास काम है नहीं। एक तरंगाग्र था, ऐसा सोचो एक पट्टी है और वो पट्टी ना बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। ये है वो कण जो कि यहाँ है। अब जैसे जैसे कण चलते रहेंगे उस हिसाब से चलेंगे। अब ये तिरछा आपतित होता है, जब तिरछा आपतित होता है तो ये आके ये वाला सिरा ए सिरा पहले आपतित होता है। ये बात तुमने सब हिंदी में लिखी है जो मैं बता रहा हूँ कि इस पर अपवर्तक पृष्ठ पर तरंगाग्र ए बी का ए सिरा पहले आपतित होता है, ठीक है जी, और अपवर्तित हो जाता है, ठीक है ना जी। अब सोचो हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार क्या बोला था, हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार ये बोला था कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण या प्रत्येक बिंदु स्वयं प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है और नई तरंगें उत्पन्न करता है। तो अब सोचो यहाँ से जो है वो एक कण पहला पड़ा और वो आगे की ओर चलेगा ना, तो वो नई तरंगें उत्पन्न करता हुआ चलेगा। ऐसे ये चला, फिर उसके बाद ये चला, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। इसी हिसाब से धीरे धीरे जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो ये वाला कहाँ पहुँच चुका होगा, ये यहाँ तक पहुँच चुका होगा, क्योंकि ये तो पहले चल पड़ा। तो जब ये पहले चल पड़ा तो जब ये यहाँ से यहाँ तक गति करेगा तो उस टाइम पर ये यहाँ से यहाँ तक गति करेगा। लेकिन अब का जो है वो दूरियाँ डिफरेंस होंगी, क्योंकि अब का चाल अलग अलग है। तो अभी अभी क्या बोला हमने कि t समय में यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। ऐसे ही उस टाइम पर यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी जो होगी वो b2t हो जाएगी। बस अब हमें क्या करना है, अभिलंब से आपतन कोण जो है वो I है और अभिलंब से अपवर्तन कोण जो है वो R है, वो अभी हम लिख देंगे। तब हम क्या करेंगे कि ये वाले त्रिभुज लेंगे, आपका समरूप दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तो हमें सीधा ये देखना है कि ये पूरे का पूरा ये त्रिभुज है, तो हमें ये भुजा लेनी है और ये भुजा लेनी है। ऐसे ही इसमें ये भुजा लेनी है और ये भुजा लेनी है। अच्छा, इसमें पूरे त्रिभुज में ये जो पीछे थोड़े से बात करने में लगे रहते हैं, हाँ जी फरमाने, इसमें लंब कहाँ होगा भाई, ऊपर वाले त्रिभुज में ए बी बी डैश में, ठीक है
लंब कौन सा होगा? बी बी डैश तो हाँ, बी और ए लंब होगा, ठीक है। हाँ जी पड़ोसी, ये कण कहाँ होगा इसका? फिर तुमने ये लंब बताया, याद रखना। हाँ, ए बी डैश कण होगा, ये कण हो गया। हाँ जी, सबसे लास्ट वालों, पीछे वालों, आधार कहाँ होगा? आधार ए बी डैश, ए बी डैश आधार, ए बी डैश आधार। रुको एक मिनट, एक मिनट, अरे रुको, ठीक है। हाँ जी पीछे वालों, ऊपर वाले त्रिभुज में लंब कहाँ होगा? ऐसे बोल दो भुजा का नाम, ए बी लंब होगा, ए बी लंब होगा, ठीक है। हाँ जी तुम्हारा भी यही है पड़ोसियों, यही आंसर है। ए बी को दूसरा लंब है तुम्हारा। हाँ जी जुबैर होती जरा, ऊपर वाले उसमें लंब बी बी डैश होगा। हाँ जी तुम्हारा क्या होगा? ए बी। अरे सुनो तो, इन लड़कियों पे, वैसे तो लड़कियों ने भी सबने हाई स्कूल तक मैथ तो सब नहीं पढ़ा, गृह विज्ञान तो शायद ही किसी पे हो, सब पे मैथ था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ तो ठीक है। अरे वो हो गया, हमें जो जो मिल रहा था जबकि आंसर, बाकी देखो उधर जिसने जो आंसर बताया वो खुश है कि मैंने आंसर बताया है, और जिसे पता है कि सही कौन सा है तो वो उसमें हंस रहा होगा कि यार इससे ये भी ना बताया गया कि लंब कौन सा है। समझ गए? अभी तक सही आंसर तो आया नहीं है, जिन्हें कहाँ कहाँ से आवाज़ आने पर लग रही है, अभी तक तो सही पहचान नहीं पाए हैं, अभी और देख लेंगे। नहीं नहीं जो और कोई बताएगा? हाँ जी तुम बताइए जरा, बी बी डैश लंब होगा। हाँ जी पीछे, हाँ जी ना जी, इसमें लंब कौन सा होगा? लंब ए बी, ए बी लंब। अच्छा लंब जो होता है उसका नियम पता है तुम्हें? लंब कौन सा होता है? 90 डिग्री जहाँ बनना लंब होता है। अरे कोई एक बोलेगा तो बाकी सब हंसेंगे इस पे। बस बस इधर इधर, अब ओ हाँ जी सारी, नीचे वाले में लंब बताइए कहाँ होगा? नीचे वाले में ये त्रिभुज है ए डैश, क्या नियम है? ए डैश बी डैश लंब होगा। हाँ हाँ जी नेगी जी, अब तुम भी बता दो, आखिरी बचे हो। ए डैश होगा, क्या नियम है? नियम क्या है लंब का? ये जो अब ओए ओ बस इधर, ये तुमने बचपन से समकोण त्रिभुज देखा ना, समकोण त्रिभुज के, हाँ ऐसा करके कि भैया जो खड़ा है वो तो लंब है, जो पड़ा है वो आधार है, और ये तिरछा वाला कण होता है, यही है। अभी त्रिभुज घुमा दिया जाए ना तो तुम्हारे सबकी चक्री घूम जाती है कि बस घूम गए, ये हालात हैं। तो चलो फिलहाल अभी सुन लो एक मिनट जरा, वो हो गया जो होना था, फिलहाल मैं बता देता हूँ। अब सुन लो इधर, अबे यार अकल के दुश्मन हो, और एक मिनट सोच लो, मैं बार बार यहाँ B1T दिखा रहा हूँ तो थोड़ा सेंस ही समझ लेते कि मैं ये भुजा का कोई भी मान नहीं दर्शा रहा हूँ, जाहिर सी बात है मैं इसे दर्शा रहा हूँ, और हमें साइन भी लेकर आना है। तो सोच लेते अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती तो हम कोज लेते, और कोज होता नहीं है कहीं भी नियम में। आगे पीछे के हिसाब किताब लगा के भी थोड़ा अकल लगा लेते हैं कि हमें साइन भी लगाना है, साइन में लंब आता है, और इन्होंने वैल्यू भी यही लिखी है, तो लंब इसीलिए पूछ रहे होंगे। भाई लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बता यार। हाँ अब तो सब कहेंगे, अब तो सब कहेंगे, अब तो सब कहेंगे। और इसमें ये है, ये आधार होगा। बस ये ना, ये धोखा देना किसी और बात है ना, देख दूसरे पड़ोसी कान में कहेंगे देख मैं भी यही कह रहा था, जबकि ये नहीं कह रहा होगा, वो कहेगा क्योंकि अपने आप को बड़प्पन तो दिखाना है। अब इधर देख लो इधर, और यार काम की बात सुन लो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे, अब तुम्हें सोचना कण है, कण है, ये वाला कण यहाँ पहुंच चुका होगा, ये थोड़ी सी लेट चला होगा तो थोड़ी सी लेट आएगा, ऐसे ये आएगा, और होते होते जब ये यहाँ पहुंच चुका होगा तो यहाँ पहुंच चुका होगा। अब इसे और इसे आपस में मिला दिया, मिला दिया तो एक नया तरंगाग्र बन गया। अब इधर देख लो हो गया बस। अरे
रखेंगे किसी दिन टाइम लगा के समकोण समकोण खेलेंगे, बाद में खेलेंगे, चर्चा का विषय है। अभी इधर देख लो, ए बी पुराना तरंगाग्र था, अब ये दूसरे माध्यम में आ गया है, यहाँ से लाइन खींची तो अब ये एक नया तरंगाग्र बन गया है जो कि इस वाले तरंगाग्र की नई स्थिति को दर्शाता है। अब इसे ना तुम ऐसा समझना, जो कल तुमने चित्र बनाया था ना, ये गोले खींच कर जो ऐसा बनाया था, ये ए बी था, ऐसा था ना, ए बी, और हम फिर लिख रहे थे कि A1 और ये B1, तो इस वाले तरंगाग्र की नई स्थिति को ये दर्शा रहा है। तो ऐसे ही इस तरंगाग्र की नई स्थिति को ये दर्शाता है, और इसे अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। कल जो था वो तरंगाग्र इधर की साइड था, उसे परावर्तित तरंगाग्र कह रहे थे। अब हमें ये तरंगाग्र तो बन गया, अब इन्हीं त्रिभुजों की सहायता से इसमें कुछ ना कुछ गुणा भाग कर करा के हमें स्नेल का नियम लेकर आना है। तो स्नेल का नियम लाने के लिए अभी हमने आई और आर की वैल्यू बताई के बीच में कहीं रास्ते में, तो कोई बात नहीं। देखो इधर हम कहेंगे त्रिभुज ए बी, देखो भाई साहब अभी ना हम इतने बुरे टीचर हैं नहीं कि हमसे ये बिंदु या कोण ना माने जाए, लेकिन तुम्हारे चैचा पैपा की वजह से ना कोई सा पॉइंट कल भी इधर से उधर हो जाता है, और वो नुकसान मेरा नहीं होगा क्योंकि एग्जाम देने मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ है। तो जिसे होगा उसे अपना पता चल जाएगा कि यार करके तो मैं सही आया था, अब वो पता ना कैसे यार नंबर कमारे में, तो वो कम ऐसे ही आते हैं कि यहाँ गलती की नहीं जाती है, यहाँ गलती करवाई जाती है कि या तो तुम्हारी चैचा पैपा पे ध्यान दे लूँ या फिर मैं यहाँ बिंदु मान लूँ। और आधे से ज़्यादा छोड़ो, सारे के सारे कल गलत उतार के चलेगा, किसी ने ये भी ना देखा होगा कि कौन ए माना है या बी माना है, और ऐसे सब के सब में कॉपियों में गलत उतरा होगा, जिसका बाद में सही करवा दिया उसका हो गया होगा, होता ही है ये। अब तो इधर देख लो, अब इसी चक्कर में तुम्हारे या तो चुपके से शांत बैठे रह करो, वरना तुम्हारे सब चुप जाओ, इधर देखो फिर इधर देखो फिर इधर देखो, तो यहाँ कोई ना कोई सा बिंदु ये भी गलत हो जाता है। अब गलत हो गया तो वो तो हमारा तो आंसर लास्ट में सही आना है, क्योंकि वो तो हम जबरदस्ती भी लेंगे, समझ रहे हो, तो वो तो आना ही है। कल आंसर भी सही आ गया था, लेकिन बीच में कोई गया था बेचारा, पानी वानी पी का गला गीला करके जब आया, कह रहा सर जी बिंदु गलत है। मन क्या हमारे साहब ऐसे भी ए का भी लिखा गया होना है। अच्छाई में नाम ले लो, बुराई में क्या करो, चुप जो है। तो चलो कोई बात नहीं, अब जिसने बताया, अब देखो इधर इधर, अरे यार अब इधर देख लो जरा यार, त्रिभुज ये भी ना, यदि तरंगाग्र के आपतन तथा अपवर्तन, आपतन तथा अपवर्तन कोण आई तथा आर है, तब त्रिभुज ए बी बी डैश में साइन थीटा लेंगे, साइन आई, साइन आई, और साइन आई बराबर होता है लंब बटे ये कण, तो लंब है बी बी डैश और कण है ए बी डैश, समीकरण नंबर 1। अभी एक वैल्यू न लगा के इनकी वैल्यू लगा दो, साइन आई बराबर जो है ना वो ए बी का मान बताया था हमने कितना, B1T, समीकरण नंबर 1। अब हम कहेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में फिर साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा की जगह साइन आर आएगा, और साइन आर की जगह लंब हो जाएगा, और इसका कण यही होगा, तो लंब हो जाएगा ए डैश और ये ए बी डैश, साइन आर बराबर ए डैश, यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी जो होगी वो होगी B2T, और यहाँ हो जाएगा ए बी डैश। समीकरण नंबर 2 क्या करें, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जब 1 को 2 से भाग करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, और यहाँ आ जाएगा बी, नहीं हमने मान लगा दिए थे ना, B1T अपॉन ए बी डैश, और यहाँ आ जाएगा B2T अपॉन ए बी डैश, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, और साइन आई अपॉन साइन आर बराबर ऐसा बचेगा B1T अपॉन B2T, टी से टी भी कैंसिल हो गया, साइन आई अपॉन B1 बटे
B2। और चलो जी, समय का नंबर आ गई है। अब माध्यम में तरंग की चाल देख लो। माध्यम में तरंग की चाल, और वो बी बराबर तुम्हें फॉर्मूला निकाला था C अपॉन, अरे एन यार भूल गए क्या जल्दी। जहाँ अपवर्तन वाला है, जब चैप्टर नंबर ये 12 स्टार्ट हुआ था हमारा ऑप्टिक्स वाला, उसमें स्टार्टिंग में किस दिन उसी दिन करवाया होगा शायद, बी बराबर C अपॉन एन। अब ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर हम इसे B1 करेंगे तो यहाँ C हो जाएगा, यहाँ N1 हो जाएगा। इसे B2 करेंगे तो यहाँ C हो जाएगा और यहाँ N2 हो जाएगा। लगा दो मानिए समीकरण नंबर 3 से, साइन I अपॉन साइन R बराबर B1 की जगह आ जाएगा मान C अपॉन N1, और यहाँ आ जाएगा C अपॉन N2। N2 घूम ओवर N1 नीचे, C से C कैंसिल हो गया। साइन I अपॉन साइन R बराबर N2 अपॉन N1 बराबर 1N2, और यही स्नेल का नियम है। नियम है, देखो उधर, और अपवर्तन, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम भी यही होता है। अब सुनो उधर, ये तो द्वितीय नियम हमने सिद्ध कर दिया। पहला नियम जो है वो मौखिक बता देते हैं चित्र के हिसाब से, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में है, और ये अपवर्तन का प्रथम नियम होता है। दोनों नियमों की व्याख्या हो गई। इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत अनुसार अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है। तो हम कह देंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में है। अतः यह अपवर्तन का प्रथम नियम है। इस प्रकार, और ये ऊपर की लाइन उतार देना, हाइगेंस के नियम अनुसार अपवर्तन की व्याख्या होती है। हाँ जी, अब उतार लेंगे इसे, क्वेश्चन लिखवाना आप डायरेक्ट ऐसे है। एग्जाम में जो हेडिंग है ना तुम्हारा, यही आ रखा है जब भी आया है, और कोई तरीका नहीं, बस यही पूछो, और कोई तरीका नहीं। जब भी आता है हाइगेंस के नाम से ही आता है। हैंड डालेंगे, ये व्यतिकरण, व्यतिकरण, अरे लिख लो लाइन, थोड़ी सी बड़ी बात है। इसमें लेंगे, व्यतिकरण में लिखेंगे, जब जब समान आवृत्ति, जब समान आवृत्ति और नियत कलांतर, नियत कलांतर की, जब समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर की दो कला संबद्ध, यह कला संबद्ध, जब समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर की दो कला संबद्ध तरंगें इंग्लिश में लिख देना कोहेरेंट वेव, कोहेरेंट वेव के नाम से आता है। कला संबद्ध तरंगों को कोहेरेंट वेव भी कहते हैं।
संबंध है कोहेरेंट वेव कि बोलो दो तरंगें हो तो गई, दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, दो तरंगें हो गई, दो तरंगें कला क्या लिखा था, कला संबद्ध तरंगें, अच्छा दो कला संबद्ध तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, परस्पर अध्यारोपित होती हैं, परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर, बोला नहीं, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। पूरा फुल स्टॉप लिख दो। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, भैया तो यह संपोषी व्यतिकरण कहलाता है, संपोषी पोषण करने वाला, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और जब तीव्रता न्यूनतम होती है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। और जब तीव्रता न्यूनतम होती है तो यह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। हैंड डालेंगे व्यतिकरण का व्यंजक, यह विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है, इंटरफ्रेंस कहते हैं इसे इंग्लिश में, इंटरफ्रेंस व्यतिकरण। ये प्रकाशिक घटना होती है तीसरे नंबर की, इसके बाद विवर्तन, फिर ध्रुवण, चैप्टर खत्म। हाँ जी, हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर।